जय हिंद जय भारत। आओ बच्चों, जल्दी जल्दी आओ सब लोग। आज हम आपको उप सह संयोजक यौगिकों का IUPAC नाम बताने जा रहे हैं। ठीक है, और बहुत ही सिंपल ट्रिक बताएंगे। जो देश का लिखा हुआ है ना उसमें सब उसको भूल जाइए। आप यहाँ पर देखिए कैसे हम IUPAC नाम बताने जा रहे हैं। तो आपको हमने बताया, क्या बताया आपको, योगात्मक यौगिक क्या होते हैं, है ना। आपको हमने बताया योगात्मक यौगिक, फिर उसको दो भागों में डिवाइड किया गया, द्विक्लमन और संकुल आयन। फिर संकुल आयन के बारे में बताया गया कि ऐसा यौगिक होता है जो जल में आयनित नहीं होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल ये है, क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए। पहला एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, आपके पास K4FeCN6, ये आपके पास एग्जाम्पल है। तो इसका IUPAC नाम क्या है। अभी उपसह संयोजक यौगिक है। क्यों है ये, क्योंकि ये पूरी तरफ से, ये तो K आपका अलग हो जाएगा, लेकिन ये जो आपका ब्रैकेट के अंदर है, बड़े ब्रैकेट के अंदर है, ये आपका Fe और CN लगभग ना के बराबर अलग होते हैं। अर्थात विलयन में Fe और CN को एक साथ देखा जा सकता है, अलग अलग बहुत ही रेयर केस में देखा जा सकता है। इसलिए चूंकि ये एक साथ रहते हैं, अर्थात ये विलयन में आयनित नहीं होते हैं, इसलिए यह उप सह संयोजक यौगिक है, जिसे संकुल आयन भी कहते हैं और जटिल आयन भी कहते हैं। इतना क्लियर है। हमने आपको बताया था इसमें कि ये जो आपका आयन होता है, ये आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है, ये आपका लिगेंड होता है। ठीक है, यही तो आपको बताया गया था। तो इनका जब भी हम IUPAC नाम देंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर दो चीज़ देखेंगे कि जो यहाँ आयन लिखा है इसका सीधे सीधे नाम लिख देंगे। सबसे पहले हम आयन का नाम लिखेंगे, अगर ब्रैकेट के पहले है तो। अगर ब्रैकेट के पहले है तो सबसे पहले हम आयन का नाम देंगे, यहाँ पर आयन। और फिर उसके बाद हम कितने लिगेंड हैं, यहाँ लिगेंड कितने हैं, 6 हैं। अगर 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा। यहाँ मैं लिखे दे रहा हूँ, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा आदि। इस प्रकार लिखते चले जाते हैं। ठीक है, तो इनका नाम देते हैं, है ना। क्या नाम देते हैं, लिगेंड का नाम देते हैं विथ डाई ट्राई, है ना। तो यहाँ लिखेंगे, लिख दे रहे हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, डाई ट्राई टेट्रा डॉट और फिर लिगेंड का नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे। ये एक में कर लो इनको। इतना करने के बाद फिर आप जो लिखा हुआ है सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है, इसका नाम लिखेंगे। क्या नाम लिखेंगे, जो भी है सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल आयन के बाद यहाँ सा छोटा सा ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीकरण संख्या लिख देंगे। हम यहाँ O से डिनोट किए दे रहे हैं, यहाँ पर हम O से मतलब है ऑक्सीकरण लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आयन लिखेंगे, फिर लिगेंड लिखेंगे। लिगेंड का नाम हेक्सा, डाई, ट्राई, टेट्रा जो भी हो उसके आधार पर लिखेंगे। एंड फिर सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे। और यहाँ पर छोटे कोष्टक में हम रोमन अंकों में क्या करेंगे, यहाँ रोमन अंकों में लिखेंगे। ठीक है, रोमन अंकों में
सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीकरण संख्या लिख देंगे। और अगर इसके बाहर भी ब्रैकेट के बाद भी कोई भी कुछ भी लिखा हुआ है तो अगर वो है तो सिंपली उसका नाम भी लिख देते हैं। यहाँ नोट इस बात को करिएगा, यहाँ नोट करिएगा कि जो सेंट्रल जो आपका ये आयन है, जैसे यहाँ पर पोटेशियम है, तो इसकी संख्या को लिखने की आवश्यकता नहीं है। आयन की संख्या लिखने की आवश्यकता नहीं है। मेन चीज़ नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ टेट्रा पोटेशियम नहीं करना, आपको खाली पोटेशियम लिखना है, ठीक है। दूसरा की पॉइंट इसमें ये है कि एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर ये हमारा जो ब्रैकेट है बड़ा वाला, ये अगर ये ब्रैकेट हमारा है जिसमें आपका जटिल आयन उपस्थित है, अगर ये ब्रैकेट में है, ठीक है, अब और ये पूरा का पूरा यौगिक ये वाला, ये जो जटिल यौगिक है ना, जटिल आयन, ठीक है, इस जटिल आयन जो ब्रैकेट के अंदर है, अगर ये ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट पूरा प्लस है, तो फेरम है तो फेरम लिखेंगे, क्लोरीन है तो क्लोरीन लिखेंगे, सोडियम है तो सोडियम लिखेंगे, कोई भी चेंज इसमें नहीं होगा। दूसरी बात, अगर इस पर कोई भी आवेश नहीं है तो भी हम सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखने के बाद कुछ भी नहीं लिखेंगे, जो लिखा रहता है, नो चेंज, कोई भी बदलाव नहीं होगा, नो चेंज इन सेंट्रल मेटल एटम, यहाँ भी नो चेंज इन सेंट्रल मेटल एटम। पर यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर ये ब्रैकेट वाला ऋणात्मक में है, अगर ये ब्रैकेट वाला ऋणात्मक में है, तो अगर ये ऋणात्मक में है तो सेंट्रल मेटल एटम, तो इसमें क्या कर लेंगे हम, ATE जोड़ देंगे। सेंट्रल मेटल एटम में हम ATE जोड़ देते हैं। इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। अगर ये बस यहीं पर ध्यान रखिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे कि आयन लिखेंगे और आयन की संख्या लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है, हम इस ब्रैकेट को देखते हैं, अगर ब्रैकेट प्लस में है तो जो सेंट्रल मेटल आयन है, सेंट्रल मेटल एटम है, केंद्रीय धातु परमाणु है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर ये इस पर आवेश 0 है ब्रैकेट वाला, तो भी कोई भी चेंज नहीं होगा केंद्रीय धातु परमाणु में, सेंट्रल मेटल एटम में। लेकिन अगर ये ब्रैकेट निगेटिव में है, यानी ऋण आवेश है ये पूरा ब्रैकेट, तो जो सेंट्रल मेटल एटम है, इसके अंत में हम ATE जोड़ देते हैं, ठीक है। और लास्ट पॉइंट जो आपका है, जो यहाँ ये स्मॉल वाला ब्रैकेट है ना, छोटा वाला ब्रैकेट, छोटा वाला कोष्ठक कहते हैं ना, कोष्ठक में जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर है, इसको रोमन अंकों में लिखते हैं, रोमन अंक में लिखते हैं, रोमन अंक में लिखते हैं। इतना है, ठीक है। इतना आपका की पॉइंट आपको याद रखना है, तो आपको तुरंत सब समझ में आ जाएगा। अगर ये नहीं याद है तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो फिर से देख लीजिए, जो भी आपका उपसहसंयोजक यौगिक है उसमें आपको 3-4 पॉइंट बहुत ही ध्यान रखना है कि ये जो आपका है आयन है, ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है, ये लिगेंड है, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर जो आयन होता है सबसे पहले उसका नाम लिखते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आयन की संख्या लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो भी है, पोटेशियम है, सोडियम है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, जो कुछ भी है, इसको सीधे सीधे लिख देंगे। फिर उसके बाद
लिखने के बाद हम लिगेंडों की संख्या लिखेंगे विथ मोनो डाई ट्राई टेट्रा हेप्टा हेक्सा ऑक्टा के अनुसार। फिर उसके बाद सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखेंगे। लेकिन अगर सेंट्रल मेटल आयन ऋणात्मक में है, इस पर अरे सॉरी, ये पूरा ब्रैकेट आपका ऋणात्मक में है, ऋण आवेश से आवेशित है, तो जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके आगे ATE जोड़ देते हैं, ठीक है। और बाकी अगर पॉजिटिव है या जीरो यानी कोई आवेश नहीं है तो जो सेंट्रल मेटल एटम है, केंद्रीय धातु परमाणु है, उसके आगे कुछ भी नहीं लिखते। दूसरी बात, यहाँ पर जो आपको यहाँ इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु के बाद जो आपका छोटा ब्रैकेट है यहाँ पर हम O लगा देंगे। O का मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर, और इस ऑक्सीडेशन नंबर को हम रोमन अंकों में लिखेंगे। तो चलिए इसका एग्जाम्पल जो आपको दिए थे इसका नाम लिखते हैं। एग्जाम्पल आपको नंबर 1 क्या है, K4FeCN6 ये, ठीक है। अब देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले K है ना, तो इसको हम कहते हैं पोटेशियम। क्या ये, पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है। ये आपका हो गया। क्या हो गया, देखिए आयन हो गया। आयन के बाद हम डाई ट्राई टेट्रा लिखेंगे। तो यहाँ पर कितने हैं, 6 हैं। तो 6 को हम क्या कहते हैं, हेक्सा। तो हम यहाँ लिख देंगे हेक्सा। ध्यान दीजिए, हेक्सा। मेरे बच्चों अच्छे से देखिएगा। अब यहाँ पर क्या है लिगेंड, साइनाइड, CN है ना। लेकिन ध्यान रहे ये CN जो लिगेंड के रूप में होता है तो हम इसको लिखते हैं साइनाइडो। क्या लिखते हैं, साइनाइडो, लिगेंड के रूप में, ठीक है। इसके बाद जब हेक्सा साइनाइडो हो गया तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, देखिए लिगेंड हो गया सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल जो एटम है वो क्या है, Fe है। क्या है, Fe। अब Fe हम इस पर यहीं पर तो देखेंगे, ये Fe लैटिन भाषा फेरम से बना हुआ है, इसलिए हम फेरम लिखेंगे कि फेरेट लिखेंगे, इसको ध्यान रखना है। देखिए थोड़े ध्यान दीजिएगा, जब इसको हम वियोजित करेंगे जल में तो ये 4 पोटेशियम प्लस में आवेशित हो जाएगा, और यहाँ पर आपका FeCN6 इसमें टूटेगा। तो अगर ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा 4, क्योंकि प्लस और माइनस तभी तो उदासीन लवण बनेगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से लवण बनता है, ठीक है। तो जितने आवेश अम्ल के होते उतने आवेश क्षार के होते हैं। तो यहाँ पर जितने धन आवेश है उतने ऋण आवेश भी होंगे, इसलिए यहाँ पर 4K प्लस है तो यहाँ पर 4 ऋण आवेश भी होगा। और हमने बताया था कि अगर ब्रैकेट वाला ऋण आवेश है तो फिर जो केंद्रीय धातु परमाणु है, उसके आगे हम लिख देंगे ATE। क्या लिख देंगे, ATE। तो यहाँ फेरम से क्या हो जाएगा, ये फेरम है लेकिन इसको लिखेंगे फेरेट। फेरम नहीं लिखेंगे, देखिए नो फेरम नहीं लिखेंगे, बल्कि फेरम के आगे जोड़ देंगे, क्या जोड़ना, ATE, अर्थात ये हो जाएगा फेरेट। क्या हो जाएगा, फेरेट। तो यहाँ पर लिख देंगे फेरेट, ठीक है। इतना हो गया, पोटेशियम, हेक्सा, साइनाइडो, फेरेट। अब इसके आगे हम यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल एटम की। तो हम यहाँ पर देखते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। तो अब यहाँ देख लीजिए कितना होता है भाई। यहाँ से देखिए हम यहाँ निकाले दे रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर, इसकी निकालने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो आपको पता है कि यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe के लिए, तो यहाँ देखिए जो लिखा हुआ है आपका K4FeCN6, तो पोटेशियम की तो 1 होती है +1, तो 4 + 1, फिर प्लस, इसकी नहीं मालूम x लिख देंगे। साइनाइड की -1 होती है, साइनाइड कितनी होती है, -1, तो यहाँ 6 है -1, और टोटल लवण की जो 0 होती है।
चाहे वो HCl हो, चाहे सोडियम क्लोराइड हो, चाहे पोटेशियम सल्फेट हो, सभी यौगिकों की या लवणों की ऑक्सीडेशन, टोटल ऑक्सीडेशन 0 होती है। तो हमने इसकी तो 1 होती है, लेकिन है कितने 4, तो 4 इंटू +1, इसकी x मान लिए, ठीक है, और प्लस कर दिए। यहाँ साइनाइड की हम जानते हैं -1 होती है, कितने हैं 6 हैं, तो 6 इंटू -1 सबको जोड़ दिए, टोटल 0 हो गया, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 4 + x - 6 बराबर 0, अर्थात x - 2 बराबर 0, x बराबर 2, कितना आ गया, ये आपकी Fe की ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ गई। कितनी आ गई 2, तो रोमन अंकों में यहाँ पर हम लिख देंगे 2। ये आपका हो गया पोटेशियम FeCN6 का जो उप सहसंयोजक यौगिक है, इसका IUPAC नाम पोटेशियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट सेकेंड, ठीक है। ये हो गया आपका पहला एग्जाम्पल, अच्छे से इसको देख लीजिए, इसके बाद दूसरा हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो फिर एक बार दोहराइए, जो भी कुछ लिखा है उसमें आपको ये ध्यान देना है कि है क्या। तो पहले हम उप सहसंयोजक यौगिक लिखते हैं, उसके बाद आयन का नाम लिखते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान रखना कि डाई ट्राई टेट्रा पेंटा लिखने की आवश्यकता नहीं है आयन के लिए। उसके बाद हम लिखेंगे लिगेंड का नाम विथ डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा के अनुसार। उसके बाद हम सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखेंगे, ठीक है, और फिर ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल आयन के लिखेंगे, ठीक है। ये इस प्रकार आपका जो K4FeCN6 है, इसका नाम हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, K2NiCN4, K2NiCN4, यहाँ 4 है, ध्यान रखिएगा, 4 4, ठीक है, थोड़ी धब्बा गया है, इसको ध्यान रखिएगा, 4 है यहाँ पर 4। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आयन क्या है, पोटेशियम, तो हम लिख देंगे पोटेशियम, खाली पोटेशियम लिखेंगे, ये हो गया आपका पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम लिखने के बाद इसकी अब डाई पोटेशियम नहीं लिखेंगे, इसकी आवश्यकता ही नहीं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कितने लिगेंड, 4, तो 4 के लिए हेक्सा लगता है, क्या लगता है, हेक्सा, तो यहाँ पर लिख देंगे हेक्सा, अरे सॉरी टेट्रा, देखिए कहाँ दिमाग था, पीछे वाले में चला गया, पोटेशियम टेट्रा, अब ये क्या है, साइनाइडो, साइनो भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, साइनो ही आप कहते हैं, साइनाइडो कहो चाहे साइनो कहो, दोनों एक ही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो यहाँ साइनो भी कह सकते हैं, ठीक है, पोटेशियम टेट्रा साइनो। अब यहाँ देखिए हम लिखेंगे सेंट्रल मेटल आयन, Ni निकिल है, क्या है, निकिल है, तो हम यहाँ निकिल का नाम लिखेंगे, लेकिन पहले हम देखेंगे निकिल क्या है, ऋण आवेश है कि धन आवेश पूरा। तो यहाँ देखिए ये आपका प्लस आवेश में हो जाएगा, इसको अगर चेंज करेंगे हम, देखिए इसको चेंज करेंगे तो 2 पोटेशियम में चेंज होगा, और यहाँ पर NiCN आपका हो जाएगा 4, तो ये जो है जब ये प्लस वाला है तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसलिए यह ऋण आवेश हो गया। तो जब ऋण आवेश हो गया तो निकिल को हम निकिल में ATE जोड़ देंगे, ये हो जाएगा निकलेट, क्या हो जाएगा, निकलेट, क्या हो जाएगा भाई, जोर से बोलिए, निकलेट, निकलेट, लेट भी कह सकते हैं, जैसे आपके कहने का हो, निकलेट। अब यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन लिखेंगे निकिल की, सेंट्रल मेटल आयन की, तो यहाँ पर देखिए इसकी हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, तो K की 1 होती है, पोटेशियम की 1 होती है, तो 2 + 1, निकिल की x मान लो, साइनाइड की अभी आपको बताया थी -1 होता, लेकिन है कितने 4, टोटल कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ 2 + x - 4 बराबर 0, अर्थात x - 2 बराबर 0, अर्थात x बराबर हो जाएगा 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। तो इस प्रकार से यह जो यौगिक है आपका उप सहसंयोजक यौगिक है, इसका नाम है पोटेशियम टेट्रा साइनो निकलेट, ठीक है। अगला उदाहरण देखिए, अगला एग्जाम्पल देखिए, आपके पास है K2ZnOH4, इसका नाम क्या, अब डायरेक्ट आप बताइए, यहाँ पर देखिए होगा क्या, यहाँ पर सबसे पहले आयन का नाम लिखिए, तो हम लिख देंगे पोटेशियम, क्या लिख देंगे, पोटेशियम, हो गया। जब आपको पोटेशियम हो गया तो इसके बाद 4 है लिगेंड, तो यहाँ लिख देंगे टेट्रा, क्या लिख देंगे, टेट्रा। अब यहाँ लिगेंड का नाम क्या है भैया, OH है ना,
तो जब OH होता है तो OH को क्या लिखेंगे, हाइड्रॉक्सिडो या हाइड्रॉक्साइडो, हाइड्रॉक्साइडो या हाइड्रॉक्सिडो, जो भी आप कह सकते हैं लिख सकते हैं, हाइड्रॉक्सिडो, हाइड्रॉक्सिडो। ध्यान से देखिएगा भैया, हाइड्रॉक्सिडो, ये हो गया आपका हाइड्रॉक्सिडो। इतना जब हो गया आपको हाइड्रो ऐसे भी लगा दो क्योंकि लगाया जाता है, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रॉक्सिडो। अब देखिए यहाँ जिंक है ना, तो जिंक को हम क्या लिखेंगे, क्या हमारा ये ऋणावेश है, बिल्कुल ऋणावेश है क्योंकि ये 2K+ में चेंज होगा और ये आपका ऋण आवेश से आवेशित हो जाएगा, इसलिए जिंक को हम लिखेंगे जिंकेट। क्या लिखेंगे, जिंकेट, जिंकेट। इसके बाद छोटा कोष्टक लगाएंगे और छोटा कोष्टक में हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, कोई बता सकता है? अरे भाई OH है तो OH की 0 होती है, तो कैसे निकालेंगे आप जरा देखिए। यहाँ क्या है आपका 2+1, पोटेशियम के लिए हो गया, इसके लिए X हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे 4 OH में क्या होता है भाई बताइए, क्या होता है? तो यहाँ देखिए भाई OH की माइनस क्या होता है, OH की -1 होती है, ध्यान रखिएगा। कैसे, 0 मत कर दीजिएगा। यहाँ आप चेक करिए, जैसे मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये अगर टूटेगा तो सोडियम प्लस में टूटेगा और OH माइनस में, यही तो टूटता है। तो सोडियम प्लस है अगर तो OH माइनस, अगर यहाँ पर एक धन आवेश है तो यहाँ पर एक ऋण आवेश होगा, इसलिए OH की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है -1 होती है, इसलिए हम -1 लिखेंगे। कितने OH है, 4 OH है, इसलिए 4 × -1, टोटल कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ देखिए 2 + x -4 = 0, अर्थात x बराबर कितना हो जाएगा +2, कितना हो जाएगा +2, और इसी को यहाँ लिख देंगे रोमन अंक में। ये हो गया आपका पोटेशियम टेट्रा हाइड्रॉक्साइडो जिंकेट। कितना हो गया, हाइड्रॉक्साइडो जिंकेट। ध्यान रखिएगा कि जो भी आपको नहीं आती उसको ज़रूर आप हमारे पास भेजिए, हम उसको सेंड करेंगे आपके पास, और कमेंट जरूर करिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए एग्जाम्पल। अगला देखिए एक इस प्रकार का आ गया, इस बार आयन यहाँ नहीं इधर बाहर लग गया है, तो इसका भी कुछ नहीं करना है, इसी को ब्रैकेट के बाद में है तो ब्रैकेट के बाद में इसका नाम लिख देंगे। सिंपली नाम, यहाँ संख्या लिखने की आवश्यकता नहीं। क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, फेरम है तो जो कुछ है इसको बाद में लिख देंगे, ठीक है। बाकी सब वही है, उसी प्रकार है। तो जैसे ब्रैकेट के पहले कुछ नहीं है तो उसको नहीं लिखेंगे, इसके बाद कहाँ शुरू होता है, यहाँ से लिगेंड से, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सा एमीन। क्या लिखेंगे, हेक्सा, हेक्सा। अब ये देखिए उदासीन लिगेंड है, इसलिए एमीन का एमीन लिखेंगे, एमीनो नहीं लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे एमीन, हेक्सा एमीन। अब यहाँ लिखेंगे सेंट्रल मेटल आयन, क्या है, कोबाल्ट। क्या है, कोबाल्ट। लेकिन हम देखेंगे कि क्या ये ऋण आवेश है, अगर कोबाल्ट ऋण आवेश, ये पूरा ऋण आवेश है ब्रैकेट, तो कोबाल्टेट कर देंगे। तो जरा देखिए क्या ऋण आवेश है, नो, ये तो लग रहा नहीं है, क्योंकि जब ये टूटेगा तो CONH3 इसमें टूटेगा और 3Cl टूटेगा, तो ये जो Cl तो है ये तो ऋण आवेश है, तो यहाँ पर प्लस 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 3 धन आवेश हो जाएगा। अब धन आवेश है इस पर, इस ब्रैकेट वाले पॉट में धन आवेश है, तो आपका कोबाल्ट में कुछ नहीं होगा, सीधे सीधे हम कोबाल्ट लिख देंगे। ये हो गया आपका कोबाल्ट। क्या हो गया, कोबाल्ट। इसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट में हम लिखेंगे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर। तो चेक कर लेते हैं कितनी ऑक्सीडेशन नंबर है। X मान लो कोबाल्ट की, यहाँ 6 और NH3 है भाई, NH3 तो उदासीन है, 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 और क्लोरीन की होती -1, टोटल सभी की 0 हो जाएगी। तो X + 0 - 3 = 0, अर्थात X बराबर हो जाएगा +3। तो यहाँ लिख देंगे ये 3 रोमन अंक में लिख देंगे, ठीक है। तो हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3rd, और यहाँ पर जो क्लोरीन लिखा है, क्लोरीन के आगे सीधे सीधे क्लोराइड लिख देंगे। क्या लिख देंगे, क्लोराइड। क्लोराइड की संख्या लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका एक दूसरे प्रकार का आ चुका है, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए अगला एग्जाम्पल देखिए आप लोग तुरंत। मेरे पास पेज भर गया है, मैं दूसरा पेज लेता हूँ
और फिर यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल एक एग्जाम्पल और आता है आपके पास, बहुत आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको मैं स्टार करके किए दे रहा हूँ, ये स्टार लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए क्या है, जैसे आता है ब्रैकेट में ही लिखा रहता है, क्या लिखा है, CO, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कुछ दे दिया NH3, ब्रैकेट लगा दिया और यहाँ पर 4 कर दीजिए, फिर SO4 लिखा है और फिर ब्रैकेट बंद कर दीजिए और ब्रैकेट के बाहर NO3 कर दिया। इसका यह जो उपसहसंयोजक यौगिक है, इसका IUPAC नाम क्या होगा? तो देखिए ब्रैकेट के पहले तो कुछ है ही नहीं, तो सीधे हम लिखेंगे लिगेंडों का नाम। तो यहाँ लिगेंड भैया दो ही प्रकार के हैं, एक तो यहाँ ये भी है और ये भी तो बैठा हुआ है, एक सल्फेट है एक अमोनिया है ना, NH3 है SO4 है। तो सबसे पहले हम इनको अल्फ़ाबेट के क्रम में लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एमीन ए से शुरू होता है, एमीन जो एमीन होता है भैया वो किस से शुरू होता है, ए से, और सल्फेट जो होता है वो किस से शुरू होता है, एस से। तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से पहले हम एमीन को ही लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप देखिए, टेट्रा एमीन, क्या एमीनो नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर उदासीन है, उदासीन में चेंज नहीं होता है, तो यहाँ लिखेंगे टेट्रा, क्योंकि 4 है ना, तो टेट्रा एमीन, ठीक है, टेट्रा एमीनो। अब यहाँ SO4 है, तो अब ये SO4 तो भैया लिगेंड है, अच्छा वाला है, ऋणात्मक लिगेंड है, तो यहाँ पर सल्फेटो कर देंगे, क्या कर देंगे, सल्फेटो, क्या कर देंगे, सल्फेटो। तो यहाँ लिख देंगे सल्फेटो, इतना हो गया आपका। अब सल्फेटो, तो अब केंद्रीय धातु परमाणु यानी सेंट्रल मेटल आयन को लिखेंगे। तो जब इसको लिखेंगे तो लिखेंगे कोबाल्ट, कोबाल्ट लिखेंगे, कोबाल्टेट। तो देखिए जरा जब इसको खोलेंगे आप विलयन में खोलेंगे तो नाइट्रेट माइनस में चेंज होगा, अलग हो जाएगा, और यह आपका धन आवेश से आवेशित हो जाएगा। कैसे, जरा चेक करिए। जब इसको आप खोलेंगे तो मैं क्या अलग से लिख दूँ इसको, यहाँ देखिए अलग से मैं लिख दे रहा हूँ CONH3 और यहाँ 4 SO4 और आपका NO3 है। इसको जो खोलेंगे तो ये आपका किस में बदलेगा, CONH3 4 SO4, ये तो इसमें टूटेगा और साथ में इसमें टूटेगा। तो ये तो ऋण आवेश है ना, तो ये आपका धनावेश हो जाएगा। अब जो धन आवेश है तो कोई केंद्रीय धातु परमाणु में चेंजिंग नहीं होता है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कोबाल्ट है, सिंपली कोबाल्ट लिख देंगे, क्या लिख देंगे, कोबाल्ट। और अब ब्रैकेट लगा देंगे और ब्रैकेट में हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, देखिए कोबाल्ट की, तो यहाँ X मान लो, यहाँ ये उदासीन है 0 होता है, 4 × 0। सल्फेट में क्या होता है भैया, -2 होता है, पता है सल्फेट ऐसे होता है ना, ये -2 होता है। और प्लस यहाँ पर देखिए नाइट्रेट में -1 होता है, अभी हमने बताया नाइट्रेट में -1 होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -1, टोटल आपका 0। तो यहाँ X 0 -2 -1 बराबर 0, अर्थात X -3 बराबर 0, अर्थात X बराबर 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे थर्ड। अब लास्ट में हम क्या लिखेंगे, जो है उसको हम लिख देंगे और उसका नाम क्या हो जाएगा भैया, पूरा आपका नाइट्रेट है, NO3 है, तो हम डायरेक्ट नाइट्रेट लिख देंगे ये। तो ये रहा आज आपका IUPAC नाम उपसहसंयोजक यौगिकों का। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। कमेंट भी ज़रूर करिए कहाँ दिक्कत है कहाँ दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगला टॉपिक्स फिर हम कुछ आगे बताएंगे, ध्यान से आप लगे रहिए, पढ़ते रहिए, लेकिन सेंड जरूर करिए। अब आप लोगों की आवश्यकता हमें बढ़ चुकी है, ठीक है, क्योंकि हम भी अब सोच रहे हैं कि कितना जल्दी से जल्दी हम बच्चों से जुड़ जाएं। ओके बाय, थैंक यू।